Here 10th Maths Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables। अभी तक हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखे। वो ग्राफिकल भी थे, एल्जेब्रिकल भी थे। उनमें से मेनली जब हम एल्जेब्रिकली इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो मेनली हमने दो मेथड्स देखे, जिनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड था। और उसमें से भी हमें एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। यहाँ इस एक्सरसाइज में हम रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे? हमारी जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो उन डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को हम पहले रिड्यूस करके इजी गोइंग बनाएंगे, इजी इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर उसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। आपको इक्वेशंस देखने से समझ आ ही रहा होगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के प्लेस में दिख रहे हैं x एंड y। तो हमें तो जब इक्वेशन चाहिए होती हैं लीनियर इक्वेशंस, तो हमें अपने वेरिएबल्स न्यूमरेटर प्लेस पे चाहिए होते हैं, डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो इसी चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे और हमारी सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है 1/x, तो उसे हम मान लेते हैं p, और दूसरा हमें प्रॉब्लम दे रहा है 1/y, तो उसे हम मान लेते हैं q। अब इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी। 1/2 तो वैसा ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p एंड प्लस 1/3 वैसा ही रहेगा। यहाँ हमारे पास आ गया q इक्वल्स टू 2 हो गया। ये हमारी कन्वर्ट हो गई इक्वेशन 1 सिंपल फॉर्म में। फिर यहाँ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन को भी हमने चेंज कर लिया। 1/3p प्लस 1/2q इक्वल्स टू 13/6। अभी भी हमें डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 एंड 2 दिया हुआ है और हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। p और q जो वेरिएबल है वो तो अब हमारे न्यूमरेटर में आ गए, पर नंबर्स अभी भी हमारे डिनोमिनेटर में हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमने फटाफट से एलसीएम ले लिया, और जब हमारा डिनोमिनेटर 2 था और वो कन्वर्ट हो गया 6 में, तो न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p एंड प्लस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2q। आपको एलसीएम मेथड को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आ गया 2। इसको हम थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। ये जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस 2 के पास चला जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12। ऐसे ही हम अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन को भी सिंपल कर लेते हैं। 3 और 2 का अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 6 आ गया। यहाँ पे हमारे पास में आ गया 2p प्लस 3q आ गया एंड इक्वल्स टू 13/6। यहाँ दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 6 और 6 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। अब जो ये हमारी इक्वेशंस आई हैं ये p और q दो वेरिएबल्स में आ गई और बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशंस आ गई। इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम एलिमिनेशन मेथड से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इक्वेशंस हम ले लेते हैं। अब वो जो इक्वेशंस हैं उनके अगर हम कोफिशिएंट्स आप चेक कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स देखिए अभी इक्वल नहीं है। मतलब p के अगर हम दोनों इक्वेशंस में p के कोफिशिएंट देखें तो 3 और 2 है, और हमें तो अगर किसी एक को कैंसिल आउट करना है तो सेम बनाना होता है कोफिशिएंट्स। q और q के भी आप चेक कर लीजिए 2 और 3 हैं, तो हमें किसी ना किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चेक कर लेते हैं हम कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दूसरे वाली इक्वेशन को हम 3 से कर देते हैं। ऐसा
करने से हमारे पास में ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ये भी 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और दोनों पी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे और फिर हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कभी भी हम एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ 6p + 4q, आप चेक करते जाएंगे, -24 मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले आई हूँ 24 = 0 और दूसरी इक्वेशन आ गई 6p + 9q -39 = 0। साइन हमें चेंज करना होंगे, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और इनका जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो माइनस के हमारे पास 5q बचे एंड प्लस यहाँ पे 15 बचेंगे। आप माइनस करके देख सकते हैं = 0 एंड फटाफट से यहाँ से q की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये -5q = -15 हो जाएगा, माइनस माइनस कट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा 15 के, तो q = फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसे मैं एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ इस वैल्यू को। अब जब q आ गया तो फिर मैं p की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे अपनी इजी वाली इक्वेशन चाहिए और इजी वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में से हमें पता है जो इजी हमें लगती है, मुझे तो फर्स्ट वाली लग रही है। आप चाहें तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, 3p + 2q = 12 थी मेरी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है। यहाँ वैल्यू प्लेस कर रही हूँ, 3p ऐसे ही रहने देती हूँ, +2 × 3 = 12 और इसे थोड़ा सा और सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3p, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये यहाँ आया तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास में 6 और 3 जो है वो 6 के नीचे आ जाएगा तो p = मेरे पास में क्या आ गया, 2 आ गया। 3 2 ज़ा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। p एंड q की वैल्यू आ गई। अभी भी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत पास की हैं, वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी एक काम और करना है। अभी तो p और q की वैल्यू आई है, मुझे अभी स्टार्टिंग में मैंने p और q की कुछ वैल्यू माना था तो वो p और q की वैल्यू यहाँ मुझे प्लेस करना होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, p = 2 एंड q = 3। तो मैंने p क्या माना था शुरू में, 1/x माना था, तो ये 1/x मैंने यहाँ रख दिया 2 और q माना था मैंने 1/y और ये हो गया 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू फाइनली मुझे फाइंड करना है। x = 1/2 हो जाएगा और y = भी 1/3 हो जाएगा और ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं ये मेरा फाइनली आंसर है। तो अब आपको मेथड थोड़ा समझ आया होगा कि हमने कैसे अपनी इक्वेशंस को रिड्यूस किया, किसी और वेरिएबल को माना और फिर जो हमने वेरिएबल माना उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की और फाइनली जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यूज़ ली थी x और y की, वही वैल्यूज़ हमने प्लेस करके एंड x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हमने अभी किया है। नाउ क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, अगेन 2 इक्वेशंस आर हेयर, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने लिख ली और अब हमें मेथड थोड़ा समझ आ गया है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एक तो x हमारा डिनोमिनेटर में बट जो y है हमारा वो न्यूमरेटर में है। तो इस सिचुएशन में भी कोई बात नहीं, हमें जैसा दे रखा है 1/x को मान लिया हमने p और y जो हमें दे रखा है हमने उसे q मान लिया क्योंकि हमें p और q कॉम्बिनेशन में हमें ईजी लगते हैं। अब मेरी इक्वेशन चेंज हो गई, यहाँ पे 4p + 3q और 14 को मैं यहाँ ले आई लेफ्ट हैंड साइड में तो -14 = 0 और ठीक वैसे ही सेकंड इक्वेशन भी चेंज कर ली तो वो हो गई 3p - 4q एंड -23 = 0। आप भी चेक करते जाएंगे। अब काम आया है हमारा कि कॉफिशिएंट्स को चेक करना कि कॉफिशिएंट्स हमारे p के
हम सेम कर सकते हैं, हाँ, या हम क्यू के सेम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और 4 हैं, 3 और 4 है, और साइन भी देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे हमारे पास में माइनस साइन है, तो इसे सेम करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। तो हम फटाफट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम 4 से कर देंगे और इस वाली इक्वेशन को हम 3 से कर देंगे, तो जिससे हमारा जो मिडिल टर्म है यानी कि सेकेंड टर्म के जो हमारे बन जाएंगे सेम बन जाएंगे कोफिशिएंट्स, और तब हम इजीली उनको कर पाएंगे। तो जल्दी से हम इन्हें कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 16p + 12q, आप भी चेक करते जाएंगे, और -56 = 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में आ गई 9p - 12q - 69 = 0। साइन हमें चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक साइन प्लस और एक साइन माइनस है, तो सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब इन्हें हम ऐड करके लिख देते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ गया ये 25, 16 एंड 9 हो गया 25p, और यहाँ हो गया -125 = 0। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ p = हमारे पास में क्या आ गया, 5 आ गया। अब जब हमारे पास p आ गया तो हम q किसी भी अपनी एक इक्वेशन में पुट करके q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इजी इक्वेशंस दोनों में से कौन सी लग रही है मुझे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इजी लग रही है, तो इसको एक बार यहाँ पर लिख के फटाफट से q की वैल्यू भी फाइंड कर लेती हूँ मैं, क्योंकि काम मेरा सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा भी है। तो यहाँ हो गया 4p + 3q - 14 = 0। 4 5 = 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 + 3q - 14 = 0। 3q को यहीं रहने देती हूँ, 20 में से 14 गए तो बच गए मेरे पास कितना, 6 बच गया, और उससे मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो -6 आ जाएगा। और इस सिचुएशन में q = क्या आ जाएगा, q = -2 आ जाएगा। देखिए आप चेक कर सकते हैं कि ये माइनस है तो ये भी आ गया, ये 3 नीचे चला जाएगा, राइट। अब ये तो हमारे पास p और q की वैल्यू आई, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं वो जो p और q की वैल्यू हमने फाइंड की थी एक बार फिर से लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और अपना आगे काम करना है। p = मेरे पास आया था 5 और q = मेरे पास आ गया -2। अब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, p = हमने माना था 1/x, तो ये मैंने प्लेस कर दिया 1/x = 5, और इससे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/5 आ गई। अब नेक्स्ट q की जगह मैंने माना था सिंपली y माना था अब की बार, तो फिर मैंने यहाँ पे y प्लेस कर दिया, y = -2, तो बस ये तो सिंपल y की वैल्यू ही है, तो ये मैंने लिख दी y = -2, एंड ये x एंड y की जो वैल्यूज़ आई हैं यही मेरा आंसर है। अब तक आपको मेथड समझ आने लगा होगा, फिर भी हम इस ही क्वेश्चन का एक और पार्ट, 5th पार्ट करते हैं, जहाँ पे कि थोड़ा सा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कुछ अलग फॉर्म में बताया हुआ है। अभी हमने क्वेश्चन लिख के उसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का नेम दिया है, अब हम धीरे धीरे उसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक डिनोमिनेटर है xy और ऊपर हमारे पास में दो टर्म दिख रही है 7x - 2y, तो मैं इन्हें सेपरेट कर देती हूँ। जब मैं इन्हें सेपरेट करूँगी तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, पहले तो हमने क्या करा, देखिए 7x - 2y और xy को हमने क्रॉस कर दिया, मैं यहाँ साइन नहीं बना रही हूँ, xy आ गया 5xy। अब दूसरी वाली इक्वेशन को भी वैसा ही कर लेती हूँ, 8x + 7y = 15xy। ये तो हमने सिंपली अलग कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को xy को भेज दिया राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैंने किससे डिवाइड किया, एक्स वाई से सारे ही टर्म्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा मैं कर सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम चीज़ से पूरे ही टर्म्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई मैं कर सकती हूँ। सो यहाँ मैंने
सबको एक्स वाई कर दिया। यहाँ हम वो लैंग्वेज लिखते जाएंगे, जो काम हम करते जा रहे हैं वो मैंने नहीं लिखी है, पर एग्ज़ाम में आपको लिखना है डिवाइडिंग एक्स वाई ऑन बोथ द साइड्स, राइट। आपकी लैंग्वेज यहाँ आ जाएगी डिवाइड एक्स वाई ऑन बोथ साइड, वो कर दिया। अब जो कैंसिल होता है वो एक्स एक्स हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ वाई वाई कैंसिल हो गया और यहाँ तो पूरा एक्स वाई और एक्स वाई गया, यहाँ पे भी एक्स एक्स गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने यहाँ 7y लिखना था, ठीक है। तो ये हमारा 7y हो गया, ये y और y चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ xy और xy चले गए। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 7/y माइनस 2/x। आप चेक कर सकते हो अपनी इक्वेशन से, और यहाँ बचा 5, और नेक्स्ट हमारे पास बचा 8/y एंड 7/x इक्वल्स टू 15। देखिए इस इक्वेशन में y पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, और हमें क्या कन्वीनियंट होता है, x पहले और y बाद में। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस मेथड से हम हमेशा करते हैं अगर उसी मेथड से हम करें तो शायद हमसे मिस्टेक बहुत कम होगी या नहीं होगी हमसे कोई मिस्टेक। तो हमने अरेंज कर लिया 2/x 7/y इक्वल्स टू 5, 7/x 8/y इक्वल्स टू 15। ये हमने अपनी इक्वेशंस बना ली। अब तो ये नॉर्मल इक्वेशंस की तरह हो गई, यहाँ पे x एंड y नीचे आ गया। तो बहुत सिंपली हम 1/x को p मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे, और अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये हमने मान लिया, यहाँ ये कन्वर्ट हो गई हमारी इक्वेशन सिंपल, हमने साइन भी वही रहने दिए। अब इनके कोफिशिएंट्स चेक करेंगे तो 2, 7, 7 एंड 8 कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, किसी न किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ये कन्वर्ट करना ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ 8 और 7 से कर रही हूँ, मुझे वो ठीक लग रहा है। तो हम फटाफट से 8 और 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसमें हमारे क्या कन्वर्ट हो जाएंगे वो आप चेक करेंगे। एक बार हम अपनी पहले वाली प्रायर वाली देख लेते हैं इक्वेशंस, वो हमारी थी यस। अब हमने इन्हें करा 8 एंड 7 से, ये करा 8 और ये करा 7, तो ये हमारे चेंज हो गई 8 से करने पे। आप भी इन्हें चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, -16p एंड प्लस 56q एंड इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 49, 7 7 सा 49p, ये तो प्लस ही है, अभी हम बाद में चेंज करेंगे, प्लस 56q एंड इक्वल्स टू 105। साइन डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे ही साइन चेंज करती हूँ। ये नीचे वाला प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इसके माइनस होने से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बट यहाँ पे मेरे पास आ गया -65p हो गया इक्वल्स टू -65 हो गया। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, तो इसकी वजह से p की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, p इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसे हमने फ़िलहाल अभी बॉक्स में रखा क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा इतनी जल्दी। अब हमें q की वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए कौन सी वाली इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन कन्वीनियंट है। ये दिख ही रही है, मैं दोबारा इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, वैल्यूज़ प्लेस करती हूँ। यहाँ पे मैंने करा -2 × 1 + 7q इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, और ये यहाँ चला जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो बच गया मेरे पास, यहीं लिखती हूँ 7q इक्वल्स टू 5 + 2 7 हो जाएगा। तो वेरी गुड, यहाँ से भी हमारे पास q = 1 ही आ रहा है, p = भी 1 आ गया एंड q = भी 1 आ गया। अब हमारा अगला काम वैल्यूज़ को प्लेस करना है। हमने क्या माना था, 1/p की जगह हमने माना था 1/x, तो हम यहाँ लिख देते हैं
p इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिख देते हैं q इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू भी 1 आ गया एंड y इक्वल्स टू भी हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। जितनी डिफ़िकल्ट हमारी इक्वेशन दिख रही थी उतना ही सिंपल इसका आंसर आ गया, राइट। अब तक आपको ये मेथड काफ़ी कुछ समझ में आने लग गया होगा। फिर भी हम इसका एक पार्ट और करेंगे, 7th पार्ट। 10 अपॉन, यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है, x प्लस वाई x माइनस वाई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है, जो भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है और जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, हम रिड्यूस तो उसे ही करेंगे। तो यहाँ मैंने वही p इक्वल्स टू क्या मान लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और q इक्वल्स टू क्या मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। उसकी वजह से जो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हुई वो हो गई 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4 एंड 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। ये मेरी 2 इक्वेशंस हो गई। फिर मैं वही काम करूँगी कि अभी भी मुझे अपनी 1 और 2 के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मैं कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को कर रही हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई। तो एंड मल्टीप्लाई करके मेरा हो गया 50p 10q इक्वल्स टू 20, 30p माइनस 10q इक्वल्स टू -4। आप भी चेक करेंगे, मैंने सॉल्व करके यहाँ नोट डाउन कर दिया है। ये मिडिल टर्म को मैंने इसलिए चेंज करा क्योंकि प्लस और माइनस साइन होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे और कुछ नहीं करना होगा। 50 एंड 30 कितना हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 80p हो गया एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम है तो 20 में से 4 जाएंगे तो बच गया 16। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 80, p इज इक्वल टू 16 अपॉन 80 और ये कट जाएगा 5। यहाँ आंसर मेरे पास जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 अपॉन 5, ये आ गया। नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो हमारा और काम बचा है। अब हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सी वाली इक्वेशन मैं ले लूँगी जो मेरे लिए इजी है। डेफिनेटली फर्स्ट वाली लग रही है, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को पीछे ट्रांसफ़र करती हूँ नेक्स्ट पेज पर। 10p प्लस 2q, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू फिर से इक्वल्स टू 4 है। तो वैल्यूज़ हमारी क्या आई थी वहाँ पे, 1 अपॉन 5 आई थी। तो p के प्लेस पे मैं वैल्यू लिखती हूँ 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2q इक्वल्स टू 4 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1 एंड 2, तो यहाँ बचा 2, वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 4 में से 2 माइनस हुआ तो बच गया 2, तो यहाँ बचा 2q इक्वल्स टू 2 एंड देन q इक्वल्स टू 1। ये तो शायद कुछ सिंपल सा आ रहा है, q इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास। आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है, q इक्वल्स टू 1। अभी एक काम और हमारा बचा है, p और q की वैल्यू हम लिख लेते हैं अलग अलग। p इक्वल्स टू हमारा आया था 1 अपॉन 5 और यहाँ पे हमारे पास में q इक्वल्स टू आया था q इक्वल्स टू 1। फिर से फटाफट से हम इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। p इक्वल्स टू हमने लिया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिया था इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 था। और यहाँ पे हमने लिया था q इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गई और एक इक्वेशन आ गई, मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ दूसरी वाली इक्वेशन, क्यों कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि मुझे फाइनली तो इन दोनों को कैलकुलेट करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने अभी अरेंज कर दिया और अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा मेरे पास में 2x इक्वल्स टू 6, तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया। आप चेक भी करते जाएंगे कि हमसे जल्दबाजी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है,
तो किसी भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं x इक्वल्स टू 3 रखा तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 के पास में 5 माइनस 3 हो जाएगा, बचा 2, तो फिर y इक्वल्स टू क्या आ गया 2। कुछ काम मैंने ओरल किया है, आप भी कोशिश करेंगे कि बिना साइन की गड़बड़ी के आप ये ऐसा ओरल आंसर फाइंड कर पाएँ, एंड दिस इज़ फाइनली आंसर, राइट। अब तक आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे हमें रिड्यूस करना है अपनी इक्वेशंस को। नाउ आफ्टर दिस हमें करना है क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और पहले फॉर्म करना है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसके बाद हमें वो वैल्यूज़ उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कुछ दो नए वर्ड्स आ रहे हैं जो हमने इससे पहले नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसमें, अप मतलब ऊपर और डाउन मीन्स नीचे, और स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, बिना कुछ भी इसका मीनिंग जाने हुए, बिना कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए हुए, अगर हम कुछ ऐसा समझें कि स्ट्रीम मतलब सपोज़ कोई हवा चल रही है, अगर तो हवा चल रही है तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में अगर मैं जाती हूँ तो मेरी स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को हवा की डायरेक्शन में चलना बहुत इजी लगेगा, बहुत आराम से मैं तेज़ तेज़ जा पाऊँगी। लेकिन अगर मुझे वो एयर के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना पड़ा तो उस सिचुएशन में मेरी स्पीड अपने आप बहुत स्लो हो जाएगी और मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने एक ये माउंटेन बनाया, ठीक है, माउंटेन में ये मैं अप कर रही हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ, तो ये हो गया मेरा अपस्ट्रीम, चढ़ना डिफ़िकल्ट है, और डाउनस्ट्रीम नीचे उतरना बहुत इजी है। तो अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड माइनस हो जाएगी एंड डाउनस्ट्रीम में मेरी स्पीड प्लस हो जाएगी, राइट। यही कंसेप्ट हम अभी अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी प्रॉब्लम को रीड करके उसके लिए कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये जो बात हो रही है ये हमारी वाटर में हो रही है। हमने तीनों सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम एयर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, या अगर हम वाटर में जा रहे हैं, तीनों ही सिचुएशन में ये सब कुछ सेम होगा। आपको इससे कुछ डरने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी में जो है स्पीड है रो करने की मतलब आप जैसे कि तैर के जाते हैं, वो उससे मीनिंग है यहाँ पे। तो वो जो स्पीड है आपकी रुके हुए पानी में वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है स्पीड। अब वही स्पीड आपकी किस में, करंट में। करंट मतलब जब एयर का डायरेक्शन हो रहा है, जब एयर चल रही है। अभी हमने रुके हुए पानी की बात की, अब यहाँ करंट का मतलब जब हवा चल रही है तो उसमें लहरें उठने लगती हैं पानी में, और तब वो सिचुएशन थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर, तो हमने उसे करंट कह दिया। आपने लहरें उठती हुई देखी होंगी तो वही चीज़ को हमने करंट कह दिया यहाँ पे। तो वो हमने क्या कहा, यहाँ y किलोमीटर पर आवर है वो चीज़। अब इंडिविजुअल हम अगर काउंट करते हैं कि स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम, तो फिर डाउनस्ट्रीम में आप नीचे आ रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, डाउनस्ट्रीम में नीचे आ रहे हैं, प्लस हो रहा है। आपको इस वर्ड से ध्यान रखना है, नीचे आना, स्पीड का प्लस होना, तो यहाँ ऑब्वियसली प्लस ही होगा यहाँ पे। तो इजिकल टू क्या क्या प्लस होगा, एक तो स्टिल वाटर में जो है वो x एंड प्लस जो करंट एयर का जो फ्लो है वो इसके साथ में प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y। तो ये हो गया x प्लस वाई। यहाँ पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में वो x प्लस वाई। रुके हुए पानी के साथ में कौन मिल जाएगा, जो एयर
का है वो भी इसके साथ में प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम। वर्ड से ध्यान रखेंगे, अपस्ट्रीम मीन्स माइनस, तो फिर माइनस है तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये सिर्फ ये ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और ये यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमने थोड़े से फॉर्मूले में चेंज कर दिया। इस बेसिस पे अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम वर्क करेंगे। हमसे पहले क्या कहा है कि हम हमारी डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हम कितना कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड स्पीड हमें लेनी है। तो क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो उसमें है 20 किलोमीटर तो हमारा डिस्टेंस है, और तब जबकि डाउनस्ट्रीम है और स्पीड हमने ले ही लिया है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, हमें टाइम कितना लग रहा है डाउनस्ट्रीम में, 2 आवर्स लग रहे हैं, ये टी। तो आप देखिए ये जो था हमारा डिस्टेंस था, ये स्पीड था, और ये हमारा हो गया टाइम, और ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब ठीक वैसे ही हम अपनी इक्वेशन 2 भी क्रिएट कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डाउनस्ट्रीम के लिए थी। और डाउनस्ट्रीम में हम कितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो अगेन हम रीड कर लेंगे कि फाइंड Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. 4 kilometers, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम फिर से यहाँ पे 2 ही लग रहा है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये इक्वेशंस ही फॉर्म करना है, बाकी सॉल्यूशन तो अब हम कर सकते हैं, हमें पता है इनको, थोड़ी इक्वेशंस को हम थोड़ी इजी कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो सकती हैं। मैं डिफरेंट कलर से कैंसिल कर देती हूँ, 2 1 और यहाँ पे हो गया 10, और ये 2 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो अब ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो 10 इक्वल्स टू, इसको इजी करके लिख लेते हैं हम, 10 इक्वल्स टू, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 2 चला गया है पर 1 है, तो ये हो गया x प्लस वाई हो गया, और यहाँ पे भी अगर हमने कर दिया तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। देखिए बन गई इक्वेशंस। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली हम यहीं पे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि वाई वाई मुझे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, तो मैं यहीं पे कोशिश करती हूँ, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 12। तो इस सिचुएशन में x की वैल्यू आती हुई दिख रही है मुझे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू मेरी, ये इक्वेशन मुझे ईजी दिख रही, किसी भी इक्वेशन में मैं प्लेस कर सकती हूँ 6। x की वैल्यू मैंने यहाँ 6 रखी फर्स्ट इक्वेशन में, वो यहाँ शिफ्ट किया तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, राइट। अब ये तो x और y की वैल्यू आई, पर ये जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, तो एक लाइन हमें आंसर लाइन यहाँ लिखनी होगी, और आंसर लाइन तो ऑलवेज हम क्वेश्चन में से लिखते हैं, तो हम भी लिख देते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ rowing in still water इक्वल्स टू कितना था हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा x था पहले वाला। अब एक और भी है कि स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर, ये y की वैल्यू थी, राइट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आफ्टर दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस exercise, that is third part,
वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्यूशन में कवर किए। सो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर ऑफ होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. देखिए, एक बार हमने रीड किया, कुछ समझ नहीं आया, बट अब धीरे धीरे दोबारा रीड करेंगे और अपने काम की चीज़ निकालेंगे। बस से और ट्रेन से ट्रैवल करने की कुछ बात आ रही है, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूही जो है वो कुछ पार्ट डेली कुछ पार्ट ट्रैवल करती है, डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है, कुछ तो वो ट्रेन से करती है ट्रैवल और कुछ बस से करती है। तो हमने सेपरेट सेपरेट ले लिया और इक्वेशन बना ली इनकी। 60 किलोमीटर अपॉन x, ये हमने अभी अपना प्रीवियस क्वेश्चन जो किया है उसी के अकॉर्डिंग लिया है। 60 तो डिस्टेंस है और x जो है वो ट्रेन से सफ़र कर रही है, उसकी स्पीड है ट्रेन की। सो 60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन उसने बोला है 300 किलोमीटर में से कुछ पार्ट वो ट्रेन से करती है और कुछ बस से करती है। तो जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है तो बचा कितना 300 में से 240, तो वो जो 240 है वो बस से करती है, तो 240 अपॉन y। और कितने समय में करती है वो 4 hours में करती है। तो ये इक्वेशन बन गई, कुछ ये उसने ट्रेन से किया, कुछ ये उसने बस से किया और दोनों मिला के उसको टाइम लगा 4 hours, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये इक्वेशन बनी। इससे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे क्योंकि कुछ कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमने 4 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया तो बचा 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। ठीक वैसे ही हमारी सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमारी हो गई सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग 100 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 200 अपॉन वाई। सिचुएशन हमने क्वेश्चन में से देखी, 100 किलोमीटर ट्रेन से करे, 200 किलोमीटर बस से करा और अब की बार उससे पहले वाले टाइम से 10 मिनट्स ज़्यादा लगे। ये हमने देख चुके हैं क्वेश्चन में। तो 10 मिनट्स 4 तो पहले ही थे, 4 + 4 आवर्स हैं। अब ये 10 जो है वो मिनट में आ गए तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया आर में, तो 4 + 10 अपॉन 60 कर दिया। कैंसिल आउट करके इसे हम कॉमन सी इक्वेशन बना लेंगे। इसकी कॉमन भी हमने ले लिया यहाँ से। इसे सॉल्व करने का सिंपल ही मेथड है, आपको परेशान नहीं होना है। ये 4 + 1/6 हो गया और वैसे ही ये हो जाएगा 4 with 1/6 जो हम सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये वही चीज़ है। और अब हमने इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे हम इसे। 6 4 जा ये सॉल्व करके हम यहाँ पे करेंगे इसे, तो ये आ गया हमारे पास 4 1/6 बचा यहाँ पे हमारे पास। क्यों 1/6 बचा? क्योंकि हमने सब में से कॉमन भी ले लिया है और कैंसिल आउट भी कर दिया है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आया। थोड़ा हमने इसे सॉल्व कर लिया है पहले से, आपको भी और ज़्यादा इसको सॉल्व करके देखना होगा अगर आपको इसे ज़्यादा अच्छे से समझना है। हम आ गए इसके सिंपल वाले फॉर्म में, जो कि हमारा बन रहा है P + 4Q इक्वल्स टू 1/15। यहाँ से फिर 15 कॉमन ले लिया और फिर P + 2Q इज इक्वल टू 1/24। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो वो भी देख लेते हैं कैसे होगा हमारा। वो हमने करा, वापस वही इक्वेशंस लिख ली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P साइन हमने चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। 2Q इक्वल्स टू 1/15 माइनस, ये इसके साथ माइनस में आ जाएगा 1/24। दोनों का एलसीएम 120 आया, 8 - 5 3 बचा, 1/40 बचा। Q की वैल्यू हमारे पास में आएगी यहाँ से, क्योंकि ये Q इक्वल्स टू था 2Q, तो ये जो 2 है वो 40 के नीचे चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/80। और फिर जब Q की वैल्यू आ गई तो P की वैल्यू हम इजी वाली जो कि फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज़ हमने प्लेस करी, फिर हमने उसे सॉल्व करा,
एलसीएम लेके फाइनली p इज इक्वल टू हमारे पास में 1/60 आ गया, और अब x इज इक्वल टू भी आ गया, वैल्यूज़ हमने वापस p और q की रख दी, तो x इक्वल्स टू 60 आ गया एंड y इक्वल्स टू हमारे पास में 80 आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसे हमने वर्ड्स में लिख दिया, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। After this your chapter will end and this exercise also completes, and you have to complete the all parts of this exercise in your maths notebook as a practice, right?